नमस्कार। राजनीति की दुनिया में जो सतह पर दिखता है वो अक्सर पूरी हकीकत नहीं होती। चुनावी जंग सिर्फ नारों, वादों और रैलियों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। आज की राजनीति डेटा, मनोविज्ञान और माइक्रो मैनेजमेंट के एक सटीक विज्ञान पर लड़ी जाती है। हम आज एक ऐसे ही नए राजनीतिक ब्लूप्रिंट की परतें खोलेंगे, ये समझने के लिए कि जीत की इंजीनियरिंग असल में की कैसे जाती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि आज के दौर में चुनाव आखिर जीते कैसे जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक करिश्माई नेता की अपील का खेल है, या फिर इसके पीछे एक ठंडी कैलकुलेटेड साइंस काम कर रही है जो हमें दिखाई नहीं देती? असल में हर जीत और हार के पीछे एक रणनीति का ढांचा होता है, और आज हम उसी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब हमें एक गोपनीय दस्तावेज से मिलता है। हमारे पास उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट का पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट है। हम इसी दस्तावेज का विश्लेषण करेंगे। इसे केस स्टडी समझिए, जिसके जरिए हम ये जानेंगे कि जमीन पर एक एक वोट को साधने की बिसात कैसे बिछाई जाती है। किसी भी जंग की रणनीति बनाने से पहले युद्ध के मैदान को समझना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले उस मैदान को समझते हैं जहां ये सियासी लड़ाई लड़ी गई। नवाबगंज, एक विधानसभा क्षेत्र का प्रोफाइल। नवाबगंज का चुनावी मैदान काफी बड़ा है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो यहाँ करीब करीब 3,39,500 मतदाता हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की तादाद है जिनके हाथ में किसी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला होता है। इतने बड़े पैमाने पर हर एक वोट कीमती हो जाता है। और इन मतदाताओं में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, ग्रामीण इलाकों में रहता है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की सियासत की धुरी खेती किसानी, गांव की समस्याएं और जमीनी मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ की राजनीति की भाषा और मुद्दे दोनों ही जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इस जमीन पर लोगों की आवाज क्या कहती है? उनकी सबसे बड़ी शिकायतें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। टूटी हुई सड़कें, आती जाती बिजली और पीने के पानी की किल्लत। युवाओं के लिए रोजगार की कमी एक बड़ी चिंता है, और किसानों के लिए कम एमएसपी और बढ़ती लागत एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। ये वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी पार्टी का भविष्य तय करते हैं, नारों से कहीं ज्यादा। ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को सम्मान के साथ अपनी बात रखने का हक है, और एक जागरूक समाज इन्हीं मुद्दों पर खुलकर और जिम्मेदारी से बात करता है। अब जब हम लोगों की समस्याओं और उनकी उम्मीदों को समझ चुके हैं, तो चलिए इन भावनाओं को चुनावी आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं। यहीं से किसी भी सफल रणनीति की नींव रखी जाती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1993 से 2012 तक ये सीट ज्यादातर समाजवादी पार्टी का गढ़ रही। बीच में 2007 में बीएसपी ने भी जीत हासिल की, लेकिन 2017 में एक बड़ा बदलाव आया और बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की, और 2022 में भी वो जीत कायम रही। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि नवाबगंज एक स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, और हवा का रुख कभी भी बदल सकता है। अगर हम वोट शेयर को और गहराई से देखें तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 2017 में बीजेपी ने एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, करीब 44% वोट शेयर के साथ, जबकि एसपी लगभग 26% पर थी। लेकिन 5 साल बाद 2022 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एसपी ने जबरदस्त वापसी की और अपना वोट शेयर 44% तक पहुंचा दिया। मुकाबला अब कांटे का हो चुका था। ये मुकाबला कितना करीबी था? सिर्फ 9,237 वोटों का 2022 में जीत और हार का फासला, बस इतना ही था। जब 3 लाख से ज्यादा वोटों में से फैसला सिर्फ 9,000 वोटों से हो, तो इसका मतलब है कि हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर एक बूथ मायने रखता है। यहीं पर रणनीति की असली परीक्षा होती है। और इसी डेटा के विश्लेषण से एक साफ रणनीति निकलकर सामने आई, जिसे इस ब्लूप्रिंट में फोरफ्रंट स्ट्रैटेजी या 4 मोर्चों वाली रणनीति कहा गया है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक हमला था। इसे दस्तावेज में चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, अलग अलग तरह के वोटरों को साधने के लिए एक साथ 4 दिशाओं से काम करना। ये 4 स्तंभ थे: विचारधारा, उम्मीदवार की छवि, वोटों का गणित और हर वोटर तक संदेश पहुंचाने का तरीका। इन चारों को एक साथ साधना ही जीत की कुंजी थी। तो इस रणनीति के वो 4 चेहरे क्या थे? पहला, विचारधारा। इसमें बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय सीधे सीधे स्थानीय कल्याण के वादों पर फोकस किया गया। नौकरी, पानी, बिजली। दूसरा चेहरा था उम्मीदवार का ब्रांड। उम्मीदवार को एक बाहरी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक स्थानीय, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनाकर पेश किया गया, जो लोगों के बीच का ही हो।
तीसरा था गठबंधन की राजनीति, जिसका सीधा मकसद था छोटी पार्टियों से तालमेल बिठाकर सत्ता विरोधी वोट को बंटने से रोकना। और चौथा और सबसे अहम, कम्युनिकेशन। इसमें घर घर जाकर प्रचार करने के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए हर वोटर तक सीधे पहुंचने का एक 360 डिग्री प्लान बनाया गया। ये रणनीति तो हमने समझ ली, लेकिन सवाल यह है कि इसका हमारे लोकतंत्र और शासन प्रणाली के लिए क्या मतलब है? जब राजनीति इतनी डेटा ड्रिवन हो जाती है तो ये सिस्टम को कैसे बदलती है? ये राजनीति के विकास की कहानी है। पुरानी राजनीति रैलियों, जोशीले नारों, बड़े बड़े वादों और पार्टी के प्रति वफादारी पर चलती थी। लेकिन नई राजनीति एक प्रिसाइज साइंस की तरह है। ये डेटा एनालिटिक्स पर आधारित है, एक एक वोटर की शिकायत को ट्रैक करती है और खास तौर पर उन स्विंग वोटर्स पर फोकस करती है जो चुनाव का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में हर व्यक्ति की जानकारी को पूरी जिम्मेदारी और सहमति से इस्तेमाल करना जरूरी है, जैसा कि भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का ढांचा भी कहता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब राजनीति इतनी वैज्ञानिक और कैलकुलेटेड हो जाती है तो ये आखिर किसकी सेवा करती है? क्या ये मतदाताओं की बेहतर सेवा करने का एक जरिया है, या फिर ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक ऐसी मशीन बन जाती है जिसमें जनता की आवाज कहीं खो जाती है? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 8042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।